नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भारी मतदान। जयललिता, करुणानिधि, ओमन चांडी समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। 19 मई को आएंगे नतीजे। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। नीतीश कुमार ने कहा राज्य में कानून का राज। एलजेपी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नीट पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा केंद्र। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में राज्यों ने जताई चिंता। अरुण जेटली ने कहा कार्यपालिका के काम में दखल न दे न्यायपालिका। तेलंगाना में गर्मी और लू से अब तक 300 से ज्यादा की मौत। नालगोंदा में 90 और महबूबनगर में 40 ने तोड़ा दम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बुरा हाल। और काठमांडू में मधेसी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। सीमा पर फिर से नाकेबंदी की चेतावनी। प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के साथ 22 संगठन शामिल। और आइए देखते हैं पहली खबर। तमिलनाडु की 232 सीटों पर आज वोट डाले गए। राज्य में शाम 5 बजे तक 69% से ज्यादा वोटिंग हुई। प्रदेश की बाकी 2 सीटों पर 23 मई को मतदान होगा। प्रदेश के कुल 3,776 उम्मीदवार मैदान में थे। इन तस्वीरों से पता चलता है कि तमिलनाडु में मतदान को लेकर लोग उत्साह से लबरेज थे। सुबह 7 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बारिश के चलते मतदान प्रक्रिया धीमी रही। विकास और भ्रष्टाचार मतदाताओं के लिए बड़े मुद्दे रहे। I definitely feel so. That's the order of the day across the country, and I feel that once corruption can be tackled in a pragmatic way, I think these issues will diminish. मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई तो करुणानिधि ने गोपालपुरम में वोट डाला। डीएम के नेता एमके स्टालिन और कनिमोझी ने दोपहर से पहले ही मतदान कर दिया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी चेन्नई में वोट डालने पहुंचे। हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। இன்னும் 2 நாட்கள் பொறுத்தால் அனைவருக்கும் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பது தெரியும். मदुरै, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली और कडलोर समेत नागापट्टनम जिलों में बारिश दोपहर बाद भी जारी रही और इन इलाकों में बिजली कटने से मतदान प्रक्रिया बाधित रही। कुछ इलाकों में मतदाता पहचान पत्र की भी मुश्किलें देखी गईं, लेकिन बड़ी हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग ने इस बार प्रदेश में बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। राज्य की तंजावुर और अरवा-कुरिची सीट पर 23 मई को मतदान होगा और नतीजे गुरुवार को आएंगे। तमिलनाडु में वैसे तो मुकाबला आमने सामने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में होता है, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा भी बना है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपने लिए अलग से एक छोटा सा कोण बनाया है। वैसी स्थिति में तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के करीब 13% वोट हैं और वे वोट अगर एक तरफा गए तो उधर का पलड़ा भारी होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। उधर केरल में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। राज्य में 140 सीटों पर शाम 6 बजे तक 71% से ज्यादा मतदान की खबर है। राज्य में बीजेपी की आमद के साथ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। केरल में मतदाता सुबह से ही कतारों में बारी का इंतजार करते नजर आए। क्या महिला, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने हक और अपने मुद्दों पर वोट डालता नजर आया। The tentative poll at 6 p.m. obtained from the district election officers was 71%. This is likely to go up as the final poll figures have still to come and there are still queues in some polling stations. आम लोगों के जहन में बुनियादी मसलों से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। दूसरी ओर तमाम सियासी दल हैं जिनकी जुबान पर अपनी अपनी जीत के दावे हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने यूडीएफ की फिर से सरकार बनने का दावा किया। This time we will win the election. We will change the general trend. Last 5 years, the people voted for UDF in all the elections.
3 by-elections to the State Assembly and a general election to the Parliament. So this time also they will definitely vote for UDF. दूसरी ओर एलडीएफ नेताओं का दावा है कि राज्य की जनता वाम दलों पर एक बार फिर भरोसा जताएगी। Last phase of the election campaign, this has become more visible and prominent. Many people who belong to the UDF camp, they abandoned their wrong political position and joined with the Left Democratic. राज्य में बीजेपी भी इस बार जनाधार बढ़ाने के साथ ही त्रिकोणीय टक्कर देने की कोशिश कर रही है। My concept is NDA has now become strong to defeat LDF and UDF in Kerala. Now it has become emerged as a people's movement. यूं तो राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधनों की बारी बारी से सरकारें बनती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की वजह से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। सबकी निगाहें अब 19 मई के नतीजों पर टिकी हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी में भी आज भारी मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 सीटों पर करीब 82% वोटिंग हुई है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, जिनमें युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं। पुदुचेरी में इस बार 344 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 96 निर्दलीय हैं। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच है। वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। और आज के मतदान और इन राज्यों में किस तरीके की तस्वीर उभरेगी, इन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में साथ हैं फ्रंटलाइन की डिप्टी एडिटर टीके राजलक्ष्मी। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आप समझना चाहूँगा, जिन इलाकों में आपने दौरा किया और फिलहाल जो आज तस्वीर उभर रही है, वोटिंग के लिहाज से आंकड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि जो वहाँ पर दिख रहा है सामने, जो सत्ताधारी दल है और विरोधियों के बीच में? देखिए, एक बड़ा मुद्दा यह तो है कि जो दूसरा एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का आरोप एआईएडीएमके पर भी है और डीएमके के जो कुछ नेता हैं वो उनके ऊपर भी है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि पूरे प्रदेश के रखरखाव का मुद्दा है, जो आमतौर पर लोग बोलते हैं कि सिविक कम्युनिटीज का मुद्दा है। वो सिविक कम्युनिटीज का मुद्दा है तमिलनाडु में, और लोग यह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इस प्रदेश का कोई मुद्दा है वो सिविक आता है, लगता है कि चीजें बेतरतीब है। तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। और चौथा जो एग्रीकल्चरल और एम्प्लॉयमेंट का जो पेरिनियल प्रॉब्लम है, पूरे देश में जब चुनाव होता है तो इसकी बात उठती है। जी अखिलेश, में लौटूंगा आपके पास। रविंद्र, आप जिस इलाके में आज इन्होंने देखा, आपने अलग अलग बूथ पर गए, क्या बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही थी जो लग रहा था कि ये एक बड़ा मुद्दा है जहां पर इस बार वोटर के सेंटर ऑफ माइंड में दिख रहा है? जी बिल्कुल कविंद्र, इस इलाके में जो कि पौंडीचेरी जो है, जिसको आमतौर पर तमिलनाडु की राजनीति का एक्सटेंशन भर माना जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ राजनीति है। और क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो अभी तक इसको उतने एक्सटेंसिवली कवर नहीं करता रहा है, लेकिन राज्यसभा टीवी ने पूरे 2 महीने के चुनाव प्रचार के अभियान को लगातार कवर किया है। और यहीं पर नहीं, कराईकल जो कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है, और यनम, वहाँ पे भी इसका कवरेज किया गया है राज्यसभा टीवी की तरफ से। यहाँ बता दूं कि जो मुख्य मुद्दे जो इन अलग अलग इलाकों में हैं, वो सबसे यही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से केंद्र जो है वो यहाँ पर मदद करे। इसके अलावा बेरोजगारी और जो पलायन लोगों का हो रहा है, मछुआरों की एक बड़ी भारी समस्या है। और जो अंतिम दिनों में, अंतिम 1 हफ्ते में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा था, क्योंकि अब एक वेव चल चुकी है लगातार कि प्रोहिबिशन जो है उसको किस तरीके से लागू किया जाए, वो बात जो है यहाँ जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्ष सत्तारूढ़ दल एआईएनआर कांग्रेस, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक क्विजोटिक प्लान है और ये इम्प्रैक्टिकल है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रोहिबिशन को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है, पुडुचेरी की इकोनॉमी जो है उसका एक बड़ा हिस्सा है पर्यटन से आता है। और ऐसे में जहाँ पे बाहर से लोग आते हों और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है उसकी रीढ़ बनी हो, ऐसे में इस तरह का प्लान लागू कर पाना बिल्कुल, यानी कि बड़ा मुद्दा आपने कहा कि पुडुचेरी में ये नजर आ रहा है। राजमी, अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूं, खासतौर पर केरला और पुडुचेरी की बात,
किस तरीके से, और साथ ही तमिलनाडु भी अगर मैं कहूँ, किस तरीके से आप देख रही हैं कि इस बार जो मतदान हुआ है, क्या वहाँ पर सत्ताधारी दलों के लिहाज से मुश्किल है और जो विरोधी हैं वो कमबैक करते देख रहे हैं, और क्यों? जी देखिए, ऐसा है कि वोटर जो होता है उसके पास एक ही चांस मिलता है कि अपनी बात कहने को, और वो होता है चुनाव के वक्त, ताकि वो उसको अपना मतलब अपने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है वोटर, मतदाता जो है। तो इसमें जो है मुझे केरल के बारे में ऐसा मुझे दिखने को लग रहा है, और ख़ास ये तमिलनाडु में। हाँ, और पुदुचेरी भी, यहाँ पे मुझे बदलाव के जो आसार बिल्कुल जो है नज़र आ रहे हैं। और बाकी तमिलनाडु में ये एक है धारणा है कि हो सके कि एआईएडीएमके अपना स्थान जो है जो रिटेन कर सके, क्योंकि एक तो 4 कॉर्नर कंटेस्ट वहाँ पे जो है, लेकिन तमिलनाडु में कहते हैं कि हमेशा बदलाव होता रहा है, जो चुनाव होते रहे हैं। जी हाँ, बदलाव तो होता रहा है, पर इसमें इस टाइम जो है 4 कॉर्नर कंटेस्ट हुआ है वहाँ पे, चौतरफा जिसको कहते हैं कंटेस्ट हुआ है। इसमें जो है बीजेपी भी है, और खासकर एक थर्ड फ्रंट के रूप में भी, और जो अन्य पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। तो अगर ऑपोजिशन का वोट अगर डिवाइड होता है तो ये स्वाभाविक नहीं है, पर फिर भी एक हद तक इसको हम जो है मान सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पक्ष में ये जा सकता है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि जयललिता जी के एडमिनिस्ट्रेटिव राज से लोग कितने खुश हैं या कितने जो नाराज़ हैं, क्योंकि जो डीएमके से भी इतने लोग इतने ज़्यादा जो रुझान हुआ है, मुझे नहीं लगता है। विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आपने क्योंकि एक लंबा सफ़र तय किया इन चुनावों के दरमियान, और आज दिन भर आपने देखा कि मतदान जिस तरीके से रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा टर्नआउट वाकई क्या सत्ताधारी दलों के लिए ख़तरनाक हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि शायद उनको एक सेफगार्ड देता हो? देखिए कविंद्र, जो मत प्रतिशत के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे तक के आंकड़े दिए हैं, और 71% का जो आंकड़ा है 5 बजे तक का, वो उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि उसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक और मतदान की प्रक्रिया चली, जिसमें बहुत सारे जो मतदाता थे वो ऐसे थे जो कतारों में लगे हुए थे। और ये मत प्रतिशत, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव आयोग के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि आखिरी जब आंकड़ा कोलेट हो जाएगा आज देर रात तक, तो जो आखिरी आंकड़ा उभर कर सामने आएगा वो लगभग वैसा ही होगा जैसा 2011 के चुनाव में सामने आया था, यानी कि 75% के आसपास। तो मत प्रतिशत में कोई खासा बदलाव नहीं आया है केरल में इस बार, लेकिन जो एक बड़ा बदलाव इस चुनाव में दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट जो होता था, यानी कि सीधी टक्कर जो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच होती थी, वो इस बार सीधी टक्कर ना होकर एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। हालांकि जो तीसरी फोर्स मैदान में उतरी है उसका कोई बहुत, जिसे कहा जाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है केरल में। जो बीजेपी और उसका सहयोगी दल बीजेडीएस है, वो अभी तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं केरल में, ना ही कोई विधानसभा सीट आज तक जीत पाए हैं। लेकिन 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी को काफी अच्छे जिसे कहा जाए कि वोट मिले थे। मत प्रतिशत जो बीजेपी के हक में आया था वो अच्छा खासा था, और उस मत प्रतिशत जो उनके हक में आया था उसके बेसिस पर शायद भाजपा और उसके सहयोगी दल इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वो केरल में अपना खाता खोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बहुत अहम है कि किस तरीके से खाता खुलता है, शायद बीजेपी के लिहाज से ये भी अहम रहेगा, और बाकी राज्यों में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उस लिहाज से कहा जा सकता है कि बदलाव शायद दिख रहा है। लेकिन एक बहुत संक्षेप में देखना चाहूंगा रश्मि, तमिलनाडु में क्या ये माना जाए कि जो करुणानिधि साहब ने अनाउंसमेंट किया और जो एक बेटों के बीच में मैं कहूँ कि एक बंटवारा सा सीधा दिख रहा था, उसका असर यहाँ पर कुछ उनको खतरा दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है ना? देखिए, अल्टीमेटली उसका कुछ असर हो सकता है, पर वोटर अल्टीमेटली इश्यूज पर जो है वोट करते हैं, जो है मुद्दों पर वोट करते हैं, और ये जो है देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो शायद शायद उनके काम से संतुष्ट है, और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो असंतुष्टि वो उसी प्रकार से व्यक्त भी करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उधर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो भी आपको बता दें कि 5 राज्यों में जब मतदान खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ है, और एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक असम में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को 81, कांग्रेस को 33, यूडीएफ को 10 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं।
जबकि इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक बीजेपी को 69 से 93, कांग्रेस को 26 से 33, यूडीएफ को 6 से 10 और अन्य को 1 से 4। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक टीएमसी को 167, वाम दलों को 75, कांग्रेस को 45, बीजेपी को 4 और अन्य पार्टियों को 3 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक टीएमसी को 233 से 253, वाम और कांग्रेस को 38 से 51, बीजेपी को 1 से 5 और अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें। एबीपी के मुताबिक टीएमसी को 178, वाम और कांग्रेस को 110 और बीजेपी को 1 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें। केरल में वाम मोर्चे की सरकार बनने के आसार दिखते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को 88 से 101, यूडीएफ को 38 से 48, बीजेपी को खाता नहीं खुल सकता, 3 अन्य सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। उधर इंडिया टीवी के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 78, यूडीएफ को 58, बीजेपी को 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें। तमिलनाडु में भी मिला जुला एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 114 से 118, एआईएडीएमके को 95 से 99 और बीजेपी को 0 से 4 और अन्य के खाते में 23 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 124 से 140, एआईएडीएमके को 84 से 101 और बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 4 से 8 सीटें। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी ने समय सरकार बनाने के लिए यूडीएफ के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि वो प्रदेश में अपने बूते सरकार बनाए। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। राजदेव रंजन का परिवार, पत्रकार और विपक्षी दल इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के जंगलराज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि राजदेव के परिजनों को पुलिस जांच में भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए पटना जोन के आईजी अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले। इससे पहले विपक्षी दल बीजेपी और एलजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और उस हालत में सिवाय बिहार में राष्ट्रपति शासन के लागू करने का कोई दूसरा चारा नहीं है। बिहार में 7 मई को आदित्य सचदेव और 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और एलजेपी के नेता बैजनाथ सिंह समेत कई लोगों की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की और समाधान निकालने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्यों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इसका समाधान निकालने में जुट गई है। इस मसले को लेकर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें राज्यों ने मेडिकल सीट, पाठ्यक्रम और भाषा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी। इन प्रिंसिपल हम नीट को मानते हैं, लेकिन हमारे को उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, इसलिए समय की आवश्यकता है। इस तरह की बातचीत कही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सभी बातें सुनी हैं और उनकी बात को सुनते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इस विषय को रखेंगे। इस साल महाराष्ट्र की जो मेडिकल सीटें हैं वो MSCET से भरी जाए। प्राइवेट का आप जो नीट के द्वारा करना करो, करप्शन तो रुकना चाहिए, इसके पक्ष में हमें। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यपालिका के कामकाज में उसका दखल नहीं होना चाहिए। And I think this matter is essentially in the executive domain. We now have a Supreme Court judgment, so we'll have to see how we deal with that particular issue. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए इस साल से देश में एक ही पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसका कई राज्य विरोध कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना में भीषण गर्मी से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने आज ये आंकड़े जारी किए। 3 सदस्यीय समिति ने लू से इतनी मौतों की पुष्टि की है। अकेले नलगोंडा जिले में 90 मौतें हुई हैं। महबूबनगर में 44 लोगों की मौत हुई है। पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य में लू से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में राज्य के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है या फिर तेज हवाएं चल सकती हैं। 17 महीने बाद थोक महंगाई दर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई है। अप्रैल में ये दर 0.34% रही। महंगाई में बढ़ोतरी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को जानकार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मान रहे। अप्रैल में थोक महंगाई दर में गिरावट का दौर थम गया। मार्च में ये दर -0.85% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 0.34% पर आ गई। खाद्य महंगाई दर भी मार्च के 3.73% के मुकाबले 4.23% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई की दर मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में 5.39% पर पहुंच गई। निर्मित वस्तुओं की कीमत में भी 0.71% की बढ़ोतरी हुई। This time calls for a joint efforts from the government as well as the monetary policy makers to come together and to make a policy to reduce the burden on the consumer as well as on the producers as well. मार्च में औद्योगिक उत्पादन भी गिरकर 0.1% पर पहुंच गया। इसकी वजह विनिर्माण और खनन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। इस दौरान पूंजीगत सामानों के उत्पादन में भी तेज गिरावट देखी गई। रादर उसका उल्टा हो रहा है कि कई सारे सेक्टर्स में जिनमें कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में निश्चित तौर से जो है इंडस्ट्री वरीड है। मौसम विभाग ने इस साल देरी से मानसून आने की आशंका जताई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती के कम विकल्प होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल में दूसरे दिन भी मधेसियों ने प्रदर्शन जारी रखा। राजधानी काठमांडू में आज प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़पें हुई। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों ने मांगे न माने जाने पर सीमा पर नाकेबंदी की धमकी दी है। इस प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के अलावा 22 संगठन शामिल हैं। नेपाल में संविधान संशोधन की मांग को लेकर मधेसी फिर सड़कों पर हैं। इस बार प्रदर्शन का केंद्र राजधानी काठमांडू है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जगह जगह सड़कें जाम कर दी। संसद और दूसरी सरकारी इमारतों के बाहर बने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई जगह आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वो गाडी रोक दिएछ, अब बहाना बनाएर भन्नुस् न, यो त गर्नु पर्दैन नि। हामी लडाई गर्न आए छैन नि, हामी त अधिकार माग्न आए छु नि, हैन। तर यो संविधान वास्तवमा भन्यो भने प्रतिगमनकारी छ, नस्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, जसको विरुद्धको यो जनताको विद्रोह हो। मधेसियों का विरोध नए संविधान को लेकर है। वो चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा ज्यादा स्वायत्ता मिले। मधेसियों ने सीमा पर फिर से नाकेबंदी की धमकी दी है। संपूर्ण जनताको सद्भाव, सहयोग, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन, यो पहिचानको आन्दोलनमा
सबैको समर्थन हामीले आशा गरेका छौँ र पाउँछौँ पनि र यो जनता कहिले पनि हारेको छैन। प्रदर्शन संविधान संशोधन के अलावा और अधिकारों, समुचित प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर है। मधेसी इस बार नई रणनीति के साथ विरोध कर रहे हैं। सरकार और दूसरे पक्षों का ध्यान खींचने के लिए गठबंधन ने राजधानी काठमांडू पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले नेपाल में बीते सितंबर से फरवरी तक चले 6 महीने के आंदोलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सीमा पर नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले गुलाम सादिक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके निधन पर कई हस्तियों ने दुख जताया है। मशहूर गायक उस्ताद गुलाम सादिक खान को नम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में उन्हें आखिरी विदाई देने बड़ी तादाद में लोग जुटे। बड़ा बेटा होने के नाते घराने की और वालिद साहब की लेगेसी को कायम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जो मैं कोशिश कर रहा हूं, और उनके जीते जी वो मुझसे खुश भी थे कि उनकी विरासत को मैंने कोशिश की है दुनिया भर में आगे बढ़ाने की। रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखने वाले गुलाम सादिक खान ने 9 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा। ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन गायकी में उन्हें महारत हासिल थी। एक कलाकार के नाते उन्होंने पूरे देश विदेश में कार्यक्रम दिए, लोगों का दिल जीता, और ऐसा ट्रेडिशनल गाना, उनकी घरानेदार गायकी जो है बहुत दुर्लभ गायकी, मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह से सुनाई नहीं देती है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा भी दी। उन्हें 2005 में पद्मश्री से नवाजा गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आखिर में छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सूखे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ बैठक की और राज्य के हालात की समीक्षा की। दिल्ली में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गृह मंत्रालय के अंडरस्केट आनंद जोशी को 20 मई तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। जोशी को भ्रष्टाचार के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। बिहार के आदित्य सचदेव हत्याकांड में पुलिस ने दूसरे आरोपी टेनी यादव को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। टेनी मुख्य आरोपी रॉकी का रिश्तेदार है। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई महाराष्ट्र के शराबबंदी के लिए पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाएंगी। वो इससे पहले कई धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को प्रवेश दिला चुकी हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब में खाद्यान्न घोटाले को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर का घेराव कर नारेबाजी की। गुजरात में जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन मादाम नाले का स्लैब टूटने से अचानक 7 फीट गहरे नाले में गिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वह अतिक्रमण अभियान से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही थी। श्रीलंका की अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के 34 मछुआरों को रिहा कर दिया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के उल्लंघन के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग बेघर हैं। हालात को देखते हुए बाढ़ पीड़ित इलाकों में सेना की तैनाती की गई है। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 163 अंक के साथ 25,653 पर बंद हुआ। वहीं 46 अंक बढ़कर 7,807 पर निफ्टी बंद हुआ। रियो ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए ट्रायल को लेकर पहलवान सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सुशील कुमार 74 किलोग्राम वर्ग में प्रतिनिधित्व को लेकर नरसिंह यादव के साथ ट्रायल जारी।